मंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का किया शिलान्यास। दोपहर बाद मिर्जापुर में विद्यावासिनी कॉरिडोर का भी करेंगे शिलान्यास। तीन तलाक के खिलाफ कानून लागू होने के 2 साल पूरा होने पर देश भर में मनाया जा रहा है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास को पुख्ता कर उनके संवैधानिक, मौलिक, लोकतांत्रिक एवं समानता के अधिकारों को किया सुनिश्चित। भारत ने संभाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान। भारत की अगुवाई में समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना की कवायद और आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने पर रहेगा जोर। कई देशों ने दी बधाई। और टोक्यो ओलंपिक में मुक्केबाजी में सुपर हेवीवेट श्रेणी के क्वार्टर फाइनल में सतीश कुमार को हार का करना पड़ा सामना। पीवी सिंधु कांस्य पदक के लिए खेलेंगी मैच। पुरुष हॉकी क्वार्टर फाइनल में भारत और ग्रेट ब्रिटेन होंगे आमने सामने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। अमित शाह ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस संस्थान में विज्ञान व आईटी वर्ग के छात्र विभिन्न विषयों में कोर्स कर सकेंगे, जहां पर विशेषज्ञों द्वारा उनको फॉरेंसिक साइंस, डीएनए आदि के बारे में शिक्षा दी जाएगी। सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु शायामि आरार्तिज्ञ सहितं नमामि धूपदीपान्ते। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि फॉरेंसिक संस्थान की स्थापना से बहुत लाभ होगा। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस इतने बड़ी भूमि के अंदर एक विशाल संकुल बनाकर आगे बढ़ेगा। आज तो उसका बीजारोपण हुआ है, मगर जब ये वटवृक्ष होगा, अनेक बच्चे यहां से अपनी कैरियर करेंगे, बनाएंगे। अनेक बच्चे यहां पर अनुसंधान में हिस्सा लेकर न केवल उत्तर प्रदेश, पूरे देश की कानून और व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनने का काम करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में तेजी से विकास कार्य हुए हैं। उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में विकास किया, चाहे औद्योगिक निवेश करने की बात हो, चाहे योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की बात हो, चाहे कानून और व्यवस्था ठीक करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का ऋण माफ करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का अनाज बिचौलिए के बगैर डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में डालने की बात हो, 1,47,00,000 महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने की बात हो, इतने ही घरों के अंदर बिजली पहुंचाने की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार को नाबूद कर भ्रष्टाचारियों पर भय खड़ा करने की बात हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया। और उसी का परिणाम है कि 11 लाख करोड़ से अर्थव्यवस्था जो थी, आज 4 ही साल में 11 लाख करोड़ से बढ़कर 22 लाख करोड़ पर पहुंचकर देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। गृहमंत्री अमित शाह ने विकास के लिए भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का विशेष रूप से उल्लेख किया।
मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस प्रकार से संवेदना के साथ जनहित का कार्य कर रही है, उत्तर प्रदेश उसमें सबसे आगे है। मैं मानता हूं कि इसी परिवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 300 से ज्यादा सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर शासन करने का मौका दिया और हमने वादा किया था कि शासन कोई एक जाति के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। ये शासन एक परिवार के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। ये शासन चंद बिल्डरों और धनिकों के लिए नहीं होगा, ये शासन सबसे गरीब व्यक्ति के लिए होगा। और आज मैं कह सकता हूं 4 साल के बाद कि हम इस दिशा में काफी आगे बढ़े हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत मजबूत हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान पेशेवर माफिया और गैंगस्टर से 1584 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी उनकी जब्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी और माफिया जो कभी सत्ता के सरपरस्त रह करके कानून को ठेंगा दिखाने का कार्य करते थे, आज उन सब के अंदर कानून के प्रति एक भय देखने को मिलता है। आम नागरिक भय मुक्त वातावरण में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और बहन और बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। 3 तलाक के खिलाफ कानून लागू होने के 2 साल पूरे होने पर देश भर में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 2019 में आज ही के दिन 3 तलाक की सामाजिक कुप्रथा के खिलाफ कानून लागू किया गया था। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस पर हुए कार्यक्रम में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हिस्सा लिया। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा 3 तलाक निरोधक कानून बनाए जाने को मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम बताया। आज का दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को आभार व्यक्त करने का दिन है और हर उस मुस्लिम महिला के संघर्ष को सलाम करने का दिन है जिसने कानून होने और कानून ना होने की ऐसे हालातों में कितना संघर्ष किया कि आज भी शबनम जी की आंखें छलक उठी। जिस वक्त ट्रिपल तलाक कानून आया था तो कोई अचानक नहीं आया था। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया था कि ये कुरीति और ये कुप्रथा खत्म होनी चाहिए। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 2019 के मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम 3 तलाक की कुरीति और प्रथा को खत्म करेंगे और 1 अगस्त 2019 को संसद ने इस कानून को बना करके और इस कुरीति और कुप्रथा को खत्म किया है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस पर महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने 3 तलाक निरोधक कानून को बहुत प्रभावी बताया है। उनका कहना है कि इस कानून के बन जाने से मुस्लिम महिलाओं को एक बड़ा अधिकार मिला है। संघर्ष में हमने औरतों के जो निकाह के सुरक्षित नहीं हो पाते थे और कुरान के कानून के खिलाफ और उनके लॉ के खिलाफ, मुस्लिम लॉ के खिलाफ जो घर टूटते थे उसको लेकर के काफी लंबा संघर्ष किया और कानून बना। बहुत अच्छी बात है, केसेस कम आ रहे हैं। कानून बना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि इससे पहले जब भी इस तरीके के कोई केस सामने आता था तो पुलिस के पास कोई धारा या कोई ऐसी कानून नहीं था जिसके तहत उन लोगों को बुक किया जा सके जो अपनी पत्नी को बिना कुछ सोचे 3 बार तलाक बोलकर घर से बाहर निकाल देते थे। और अब जबकि कानून बन गया है, 2 साल पूरे हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक डर है, वो बिना सोचे अपनी पत्नी को यूं ही घर से बाहर नहीं निकाल देते। तो एक बड़ा बदलाव महसूस किया है मुस्लिम महिलाओं ने इस कानून के आने के बाद। और भारत ने आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की। इस दौरान भारत का मुख्य फोकस 3 विषयों पर होगा, जिसमें सामुद्रिक सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकरोधी मुद्दे शामिल रहेंगे। इससे पहले पिछली बार भारत नवंबर 2012 में अध्यक्ष बना था। एक वीडियो संदेश में संयुक्त राष्ट्र में भारत के दूत
टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत सामुद्रिक सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकरोधी मुद्दे सहित कई अहम मुद्दों पर प्रमुख उच्च स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करेगा। साथ ही ठोस रणनीति बनाने पर भी जोर रहेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने को भारत के लिए एक अहम अवसर करार दिया। India has just assumed the presidency of the United Nations Security Council on the 1st of August. It is indeed an important moment for India and for all of us in the permanent mission of India to the United Nations. I would like to thank France for presiding over the Council in July. टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत की अध्यक्षता के दौरान सुरक्षा परिषद में कई अहम विषयों पर विचार विमर्श होगा। During our presidency in August, India is organizing 3 high-level signature meetings focusing on our priority areas, that is, maritime security, peacekeeping, and counter-terrorism. India will also be organizing a solemn event in the memory of peacekeepers. The Security Council will also have on its agenda several important meetings, including Syria, Iraq, Somalia, Yemen, and the Middle East. The Security Council will also be adopting important resolutions on Somalia, Mali, and the UN interim force in Lebanon. I am confident that India's presidency will contribute to strengthen international peace and security further. संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी दूत सैयद अकबरुद्दीन ने भी इस मौके को बेहद अहम बताया। In the 75 plus years, this is the first time that our political leadership has invested in presiding over an event of the Security Council. It shows that India and its political leadership are invested in our foreign policy ventures, and it provides a signal to everybody else that India wants to lead from the front. भारत में रूस के राजदूत निकोले कुदाशेव ने ट्वीट कर भारत को बधाई दी है। निकोले कुदाशेव ने ट्वीट में कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की कमान संभालने के लिए बधाई। एजेंडे से काफी प्रभावित हूं, जिसमें समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद विरोधी वैश्विक मुद्दों को शामिल किया गया है। फलदायी और प्रभावी काम की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज तेलंगाना के शमशाबाद में जीएमआर वरलक्ष्मी सेंटर फॉर एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड का दौरा किया। समूह के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जीएमआर समूह के समूह अध्यक्ष जीएम राव ने उनका स्वागत किया। संस्थान में युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उपराष्ट्रपति ने संस्थान में विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे इलेक्ट्रीशियन, होटल प्रबंधन, दोपहिया तकनीशियन, वेल्डिंग तकनीशियन, फॉल सीलिंग, एसी तकनीशियन के साथ साथ जीएमआरवीएफ की जूट बैग पहल से जुड़ी महिलाओं के साथ बातचीत की। यहां आकर उपराष्ट्रपति ने विद्युत पाठ्यक्रम के प्रशिक्षुओं को टूल किट भी वितरित किए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पार्टी कार्यालय में जनजातीय विषयों पर राष्ट्रीय चिंतन बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। मणिपुर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद दास ने बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। वे 6 बार विष्णुपुर सीट से विधायक रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर वे भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान भाजपा नेता संबित पात्रा समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने उन्हें आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल कराया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 41,831 नए मामले दर्ज किए गए।
वहीं पिछले 24 घंटों में 39,258 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.36% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या कुल 4,10,952 हो गई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.42% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.34% हुआ है, जो 5% से कम बना हुआ है। और कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश ने टीकाकरण अभियान में एक नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 47,02,98,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 60,15,842 टीके लगाए गए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में 31 जुलाई तक कुल 46,82,00,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया, तो वहीं कल 17,89,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। और केरल में वीकेंड लॉकडाउन जारी है। सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। इस दौरान मेडिकल स्टोर, अस्पताल खुले रहेंगे। वहीं राशन, सब्जी, फल और दूध की दुकानों के लिए समय निर्धारित किया गया है। वहीं पुलिस द्वारा लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है। वीकेंड लॉकडाउन के इस फैसले से राज्य में कोरोना के संक्रमण की कड़ी टूटने की उम्मीद है। और नागालैंड सरकार ने आज से 18 अगस्त तक 18 दिन के अनलॉक चरण 4 की घोषणा की है। राज्य में कोरोना प्रतिबंधों में ढील देने की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू की गई है। अनलॉक 4 में पाबंदियों से और छूट का फैसला कल कोहिमा में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की अध्यक्षता में कोविड-19 पर उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में लिया गया। अब दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। पहले इन्हें शाम 4 बजे तक बंद कर देने का निर्देश था। रात्रि कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक लागू रहेगा। सरकारी और निजी बस सेवाएं 50% क्षमता के साथ संचालित होंगी। समिति ने बताया कि जिला कार्यबल इस निर्णय के अनुसार आदेश जारी करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से जारी भूस्खलन पर प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए मंडी से पंडोह तक नेशनल हाईवे को रात के समय आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। मंडी के डीसी अरिंदम चौधरी ने आदेश जारी करते हुए रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। इस दौरान रात के समय वैकल्पिक मार्गों से यातायात जारी रहेगा। केवल आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहनों को ही आने जाने की अनुमति होगी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटने के कारण उदयपुर में फंसे 178 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। बचाव दलों ने खराब मौसम के बीच रोपवे के माध्यम से लोगों को बाहर निकाला। अब भी उदयपुर के विभिन्न स्थानों पर कई लोग फंसे हैं। इनमें से 37 जहलमा, 15 शाशा और 14 फूडा में फंसे हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए बचाव दल के कर्मी पूरे मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। नैनो स्निफर 10 सेकंड से भी कम समय में नाइट्रोग्लिसरीन, अमोनियम नाइट्रेट और RDX जैसे खतरनाक विस्फोटकों का पता लगा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्वदेशी निर्मित नैनो स्निफर की लागत आयात होने वाले नैनो स्निफर की तुलना में 1/3 है। स्वदेशी नैनो स्निफर की विशेषता यह है कि ये विस्फोटकों को सैन्य, पारंपरिक और होममेड विस्फोटकों के विभिन्न वर्गों में न सिर्फ पहचान सकता है, बल्कि इसका वर्गीकृत भी आसानी से कर सकता है, जिससे हमें विस्फोटकों की तीव्रता और उसकी क्षमता के बारे में पता लगाना बेहद सरल और आसान हो जाएगा। देखिए एक रिपोर्ट। IIT बॉम्बे इंक्यूबेटेड स्टार्टअप नैनो स्निफ टेक्नोलॉजी ने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रस्ट डिटेक्टर नैनो स्निफर विकसित किया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह बहुत ही कम में विस्फोटकों की तीव्रता और क्षमता की पहचान कर सकता है। मात्र 10 सेकंड से भी कम समय में नाइट्रोग्लिसरीन, अमोनियम नाइट्रेट और RDX जैसे खतरनाक विस्फोटकों का पता लगा सकता है। लागत के हिसाब से यह आयातित नैनो स्निफर से 1/3 सस्ता है। एक और बात इसे खास बनाती है कि यह पूरी तरह से स्वदेश में निर्मित है। नैनो स्निफर विस्फोटकों को सैन्य, पारंपरिक और होममेड विस्फोटकों के विभिन्न वर्गों में पहचान कर वर्गीकृत भी करता है। इसको विकसित करने का श्रेय जाता है IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सौम्य मुखर्जी, प्रोफेसर V रामगोपाल राव और डॉक्टर नितिन काले को।
उन्होंने 13 साल के कठिन प्रयास के बाद यह तकनीक विकसित करने में सफलता पाई। आज IIT बॉम्बे के प्रोफेसरों की मेहनत आखिरकार रंग लाई और हम स्वदेशी नैनो स्निफर को विकसित कर पाए। ये नैनो स्निफर डिवाइस है जो एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्शन के लिए यूज होता है। इट यूजेस अ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विच इज MEMS सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ये एक्सप्लोजिव डिटेक्ट करता है। ये टेक्नोलॉजी का ओरिजिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे में प्रोफेसर सौम्य मुखर्जी और प्रोफेसर रामगोपाल राव की लैब से हुआ है, और उसके बाद नैनो स्निफ टेक्नोलॉजीज एक कंपनी इंक्यूबेट हुई है IIT बॉम्बे में, जिसने इस प्रोडक्ट को सेंसर से लेके कंप्लीट प्रोडक्ट में एस्टैब्लिश किया है। वेदांत में हम लोग नैनो स्निफ की मदद कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को रेगुलाइज करने में, फील्ड ट्रायल्स में, और सब्सिक्वेंटली इसको बेचने में हम लोग इंडियन मार्केट में नैनो स्निफ के साथ काम कर रहे हैं। यह विस्फोटकों का तो पता लगाता ही है, साथ ही नैनो स्निफर सुरक्षा कर्मियों को डिवाइस से अटैच सनलाइट रीडेबल कलर डिस्प्ले के माध्यम से विजुअल और ऑडियो भी भेजता है। ये प्रोडक्ट जो कम्प्लीटली 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, इंडियन सिक्योरिटी अपैरेटस को इंप्रूव करने के लिए काफी कामयाब रहेगा। नैनो स्निफर ने पुणे स्थित DRDO की हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी की टेस्टिंग को सफलतापूर्वक पास कर लिया है। देश के अंदर बड़े समारोहों, मंदिर, होटलों समेत अन्य स्थानों पर इसकी तैनाती आने वाले समय में एक गेम चेंजर साबित होगी। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस में एक स्वास्थ्य विधेयक के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। शनिवार को लोगों ने शहर के कई इलाकों में प्रदर्शन किया। एक सर्वेक्षण के अनुसार अधिकांश लोग विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। बीते दिनों पेरिस में कई पर्यटन स्थलों को फिर से खोल दिया गया था, लेकिन वहां जाने के लिए टीकाकरण को अनिवार्य किया गया। साथ ही देश में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अनिवार्य टीकाकरण को भी जोर दिया जा रहा है, जिसे कुछ लोगों ने उनकी स्वतंत्रता का हनन बताया है। तुर्की में दक्षिणी प्रांत में जंगल में लगी आग में 6 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हुए हैं। इस पर्यटन क्षेत्र में लगी आग के कारणों की जांच की जा रही है। अब तक देश भर में कई जगह जंगलों में आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। झुलसाने वाली गर्मी और तेज हवा के कारण आग विभिन्न इलाकों में फैल रही है। कई रिहायशी इलाकों, गांवों और पर्यटन केंद्रों को खाली करा लिया गया है, जिसके कारण बहुत से पालतू और जंगली जानवर भी आग की चपेट में आ गए हैं। वहीं हजारों दमकल कर्मी हेलीकॉप्टर और विमानों की मदद से आग बुझाने में लगे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने शनिवार को कहा कि देश के ज्यादातर जगह पर आग पर काबू पा लिया गया है। और दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो मामले 19 करोड़ 85 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इस संक्रमण से अब तक 42 लाख 32 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इलाज के बाद विश्व में 17 करोड़ 92 लाख से अधिक लोग स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3 करोड़ 57 लाख से अधिक है। अमेरिका में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 6,29,000 से अधिक है। ब्राजील में कोरोना संक्रमण के मामले 1 करोड़ 99 लाख से ज्यादा हो गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। शनिवार को कोरोना के 210 मामले दर्ज किए गए। सरकार ने कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में सख्त प्रतिबंध भी लागू किए हैं। प्रशासन ने आने वाले दिनों में हालात और खराब होने की आशंका जताई है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के मुताबिक लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। और कोरोना संकट में एक देश का दूसरे देश को मदद का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में ब्रिटेन द्वारा भेजी गई कोविड टीके की 4,10,000 खुराक की एक खेप शनिवार को केन्या पहुंची। ब्रिटेन में 72% वयस्कों का पूरी तरह से टीकाकरण हो चुका है। देश अब इंडोनेशिया, जमाइका और केन्या को कोविड टीकों की खुराक भेज रहा है। ब्रिटेन ने अगले वर्ष जून तक अन्य देशों को 100 मिलियन कोविड टीके देने का वादा किया है। कोविड मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर केन्या में ब्रिटिश उप उच्चायुक्त जोसेफिन गार्ड ने कहा कि ब्रिटेन आने वाले हफ्तों में केन्या को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 8,17,000 और खुराक भेजने पर विचार कर रहा है। और आइए अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक्स की।
टोक्यो ओलंपिक में मुक्केबाजी में भारत की एक और चुनौती समाप्त हो गई है। मुक्केबाज सतीश कुमार 91 किलोग्राम भार वर्ग में अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार गए हैं। सतीश को उज्बेकिस्तान के बॉक्सर ने मात दी। हालांकि मुकाबले से पहले सतीश कुमार को 7 टाके लगे थे, जो उन्हें जमाइका के रिकार्डो ब्राउन के खिलाफ प्री क्वार्टर मैच में ठुड्डी और दाहिनी आंख पर गहरा कट लगने से लगे थे। इसके साथ ही सतीश टोक्यो ओलंपिक से बाहर हो गए। और भारत की पीवी सिंधु का सामना आज कांस्य पदक के लिए चीन की खिलाड़ी ही बिंग जियाओ के साथ होगा। दोनों के बीच हुए पिछले मुकाबले में सिंधु का रिकॉर्ड खराब रहा है। हालांकि ताई चू यिंग के खिलाफ सिंधु के प्रदर्शन को छोड़ दें तो वे अच्छी फॉर्म में चल रही हैं। उम्मीद है कि सिंधु लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनेंगी। और टोक्यो ओलंपिक में आज 8 बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भारतीय हॉकी टीम अपना क्वार्टर फाइनल मैच खेलेगी। क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन की टीम से होगा। गौरतलब है कि ग्रुप स्टेज मैचों में भारत ने शानदार खेल दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया को छोड़ भारतीय टीम ने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को मात दी है। तो दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले भारत के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन याद रहे कोरोना के खिलाफ आपके 2 ही कवच, आपका मास्क और वैक्सीन। नमस्कार।